9 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यह दिन हर साल यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है, जो शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। आज राष्ट्रीय टेडी बियर दिवस भी मनाया जाता है। यह दिन टेडी बियर के महत्व को पहचानने के लिए मनाया जाता है। साथ ही आज तेलंगाना भाषा दिवस भी मनाया जाता है। यह दिन भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है और यह कवि कलोजी नारायण राव की 100वीं जयंती के अवसर पर चुना गया था। साथ ही आज हिमालय दिवस भी मनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट बिहार चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मुद्दा गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मतदाताओं को राहत देते हुए आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल करने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने पहले नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए 11 दस्तावेजों की सूची जारी की थी। कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है। जनवरी 2025 को लॉन्च होने के बाद से संचार साथी मोबाइल ऐप ने अगस्त 2025 तक 50 लाख डाउनलोड को पार कर लिया है। संचार साथी लाइव डैशबोर्ड से 37,28,000 से अधिक चोरी और खोए हुए मोबाइल उपकरणों को सफलतापूर्वक ब्लॉक किया गया है और 22,76,000 से अधिक उपकरणों को पता लगाया गया है। बीर सिंह विश्वविद्यालय में कन्या उत्थान योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 17 सितंबर तक बढ़ाई गई है। मेघा सॉफ्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। केवल वे छात्राएं आवेदन कर सकती हैं जिनका डाटा 31 दिसंबर 2024 तक पोर्टल पर अपलोड है। 2021 से 2024 के बीच स्नातक उत्तीर्ण छात्राएं पात्र है, पर 2022 से 25 बैच की छात्राएं नहीं। पपुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना बैंड ने पोर्ट मोरस्बी में भव्य सैन्य संगीतमय प्रस्तुति में भाग लिया, जो भारतीय नौसेना के पोत कदमतक पर सवार होकर आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में कई देशों के बैंड एक साथ आए, जो संगीत की सार्वभौमिक भाषा के माध्यम से एकता, अनुशासन और साझा विरासत का प्रतीक थे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कल फिट इंडिया संडे ऑफ साइकिल पहल के तहत नई दिल्ली में सांसदों के साथ साइकिल चलाई। नागरिकों से भारत में निर्मित उत्पादन खरीदने का आग्रह किया। केंद्रीय खेल मंत्री ने अधिकांशतः खेल वस्तुओं पर जीएसटी दर 12% से घटकर 5% करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया, जिससे आम आदमी के लिए खेल सामान खरीदना आसान हो गया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज केरिंग निर्वात संवर्धन परिषद भारत के प्लेटिनम जयंती समारोह में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि प्राचीन काल में भारत ने अध्यात्म और व्यापार दोनों में विश्व का नेतृत्व किया था। भारत को एक बार फिर ज्ञान और व्यापार की अग्रणी केंद्र बनाना सभी नागरिकों का संकल्प होना चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हितधारक होने के नाते ईईपीसी को यह संकल्प दृढ़तापूर्वक कर लेना चाहिए। अमेरिका में हुंडई कंपनी के बैटरी प्लांट पर छापेमारी के दौरान दक्षिण कोरियाई प्रवासी मजदूर के साथ हुए बर्ताव का यह वीडियो है। अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम एयरफोर्समेंट की कार्रवाई में कोरियाई मूल के मजदूरों को हाथ, पेट और पैरों में बेड़ियां डालकर पूरी तरह जकड़ते हुए ले जाते हुए देखा जा सकता है। जापान के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ अपमानजनक ट्रेड डील का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया और दक्षिण कोरियाई प्रवासियों के साथ यह बर्ताव, जबकि ये दोनों देश अमेरिका के मजबूत साझेदारी माने जाते हैं। यह सब बहुत कुछ कहता है डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में अमेरिका की विदेश नीति किस दिशा में बढ़ रही है। बागपत एसपी द्वारा एक शानदार पहल की गई, जिसमें सभी उप निरीक्षक और निरीक्षकों को परीक्षा दिलवाई जाएगी। जो परीक्षा पास करेंगे वही चार्ज लायक होंगे। जिसको कानून की सही जानकारी होगी उसी को चार्ज दिया जाएगा। इससे निरीक्षक और उप निरीक्षक को कानून की सही जानकारी भी होगी। क्या आप जानते हैं, कई बार हार्ट अटैक कुछ ऐसे लक्षणों के साथ आता है जो इसके सामान्य लक्षणों से बिल्कुल अलग होते हैं। इसलिए इसे एटिपिकल हार्ट अटैक कहा जाता है, क्योंकि इसमें सामान्य लक्षण दिखाई नहीं देते, इसलिए इसका पता लगाना मुश्किल होता है। ईडी ने बंगाल में अवैध रेत तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के जांच के सिलसिले में सोमवार को 22 ठिकानों पर छापामारी की। यह कार्रवाई कोलकाता, झाड़ग्राम और नदिया जिले में की गई। झाड़ग्राम के गोपिल बल्लभपुर में शेख जहीरुल अली के घर पर छापामारी हुई। ईडी अधिकारियों के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान मौजूद थे। नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद काठमांडू घाटी समेत कई शहरों में युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़कर संसद परिसर में प्रवेश किया, जिससे बाद पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री केपी ओली की सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, रेडिट और एक्स जैसे 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक क्रिकेट स्टेडियम में शनिवार शाम को बम ब्लास्ट का मामला सामने आया। लाइव मैच के दौरान हुए बम धमाके से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। अभी तक किसी आतंकी समूह ने इस धमाके की जिम्मेवारी नहीं ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पहलगाम हमले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार मोहम्मद इकलाख के खुलासे के बाद एनआईए ने कटिहार के सेमापुर में छापामारी की। चेन्नई से गिरफ्तार इकलाख सेमापुर का ही रहने वाला है और राजमिस्त्री का काम करता है। एनआईए को उसके मोबाइल चैट से पाकिस्तान से जुड़े तार भी मिले हैं। एनआईए ने इकबाल को हिरासत में लेकर मुबारक और नूर हाशिम के घर भी छापामारी की है। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर विदेशी झंडे के साथ देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी हृदयकांत के निर्देश पर पुलिस टीम ने चमेली चौक से उन्हें पकड़ा। उनके पास से झंडा और मोबाइल बरामद हुए हैं। वायरल वीडियो में युवक को रेलवे प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ नारेबाजी करते हुए देखा गया था, जिसके बाद रेल थाने में मामला दर्ज किया गया था। अगर आपने आधी रात को ब्लड मून नहीं देखा तो प्रकृति की शक्ति चंद्रयान का 31 सेकंड का वीडियो यहाँ है। 2025 के अंतिम चंद्रग्रहण ने चीन के रात्रि को एक दुर्लभ ब्लड मून से बदल दिया। कल बिहार के राजगीर में खेले गए एशिया कप 2025 के फाइनल में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मौजूदा चैंपियन साउथ कोरिया को 4-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया और साथ ही 2026 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। इस पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने दमदार खेल दिखाया। हरमप्रीत सिंह की अगुवाई में पूरी टीम आत्मविश्वास से भरी थी। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को किए गए सम्मानित। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे काम करने वाले शिक्षकों को एक खास कार्यक्रम में इज्जत दी गई। यह कार्यक्रम शिक्षा विभाग के और जिले के प्रबंधकों ने मिलकर आयोजित किया था, जिसमें जिले के चुने गए शिक्षकों को उनके अच्छे काम के लिए पुरस्कार दिए गए। इन शिक्षकों को नए तरीकों से बच्चों के पढ़ाई के स्तर को सुधारा, पढ़ाने में खास सफलता पाई। इस मौके पर मुख्य मेहमान के रूप में आए जिला कलेक्टर ने कहा, शिक्षक समाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं और उनका काम सिर्फ किताबें पढ़ाना नहीं होता, बल्कि बच्चों के चरित्र बनाकर उनका भविष्य संवारते हैं। इज्जत पाने वाले शिक्षकों के शॉल, यादगार चीजें के तारीफ का कागज और पैसे के इनाम भी दिया गया। यह कार्यक्रम का मकसद इन अच्छे शिक्षकों का हौसला बढ़ाना और दूसरे शिक्षकों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना था। बिहार संस्कृत बोर्ड का बड़ा फैसला। एनपीई 2020 के तहत अब पढ़ाई जाएगी रामचरितमानस और भगवद गीता। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने नई शिक्षा नीति एनपीई 2020 के अनुसार अपने पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव किए हैं। बोर्ड ने तय किया है कि अब राज्य के संस्कृत स्कूलों में छात्रों को रामचरितमानस और भगवद गीता जैसे ग्रंथ पढ़ाई जाएंगे। किस शिक्षा से जोड़ना है। यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के लक्ष्य के अनुरूप है। नए पाठ्यक्रम के अनुसार इन ग्रंथों की चुनिंदा कहानियां, श्लोक और सीखों के आसान भाषा के छात्रों के सामने रखा जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को रामायण और महाभारत की प्रेरणादायक कहानियां सुनाई जाएंगी, बल्कि उच्च कक्षाओं के भगवद गीता के दर्शन और जीवन प्रबंधन के सूत्र पढ़ाए जाएंगे। बोर्ड का मानना है कि इससे छात्रों के सर्वांगीण विकास होगा और वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ भारतीय मूल्यों से भी जुड़े रहेंगे। इस फैसले का शिक्षावादों और समाज में अलग अलग तरह से स्वागत किया जा रहा है। कई लोगों का कहना है कि इससे छात्रों के अच्छे संस्कार आएंगे और उन्हें जीवन की चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। हालांकि कुछ लोगों ने इस बात पर जोर दिया है, शिक्षा का मुख्य ध्यान विज्ञान, गणित और आधुनिक विषयों पर बना रहना चाहिए। बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह बदलाव केवल संस्कृत स्कूलों में लागू होंगे और इसे रटने के बजाय समझने पर जोर दिया जाएगा। बिहार में शिक्षा का दर्द। 3 और शेड में चलती है 160 बच्चों की क्लास, बिल्डिंग के नाम पर सिर्फ एक कमरा। बिहार के छोड़ादानो के प्रखंड में शिक्षा व्यवस्था खस्ता हाल तस्वीर सामने आई है। यहाँ के एक स्कूल में 160 से ज्यादा बच्चे बांस की झोपड़ी और टीन से बने कमरे में पढ़ने को मजबूर है। न तो पक्की बिल्डिंग है और न ही पर्याप्त क्लासरूम और बुनियादी सुविधाएं। बरसात के दिनों में स्थिति और भी खराब हो जाती है, जब बच्चे गीली जमीन और टपकती छत के नीचे बैठकर पढ़ाई करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिक्षा विभाग और प्रशासन को शिकायत दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों का दर्द है कि सरकार शिक्षा के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत जमीनी स्तर पर बिल्कुल अलग है। बच्चों और अभिभावकों को यही मांग है कि जल्द से जल्द पक्की बिल्डिंग और जरूरी संस्थान उपलब्ध कराए जाए, ताकि आने वाले पीढ़ी को बेहतर शिक्षा का माहौल मिल सके। एंथ्रोपिक के सीईओ की चेतावनी, एआई बनेगा बड़ा खतरा। 2030 तक ये नौकरियां हो सकती है खत्म। एआई कंपनी एंथ्रोपिक के सीईओ रेडियो अमोदेई ने चेतावनी दी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से विकसित हो रहा है और 2030 तक यह दुनिया की कई नौकरियों को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। उन्होंने कहा है कि एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं रह गया है, बल्कि यह एक बड़े खतरे के रूप में सामने आ रहा है, खासकर ऐसे काम जो दोहराव वाले हैं या जिसमें डेटा एनालिसिस की जरूरत होती है। एआई उन्हें आसानी से कर सकता है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक AI की वजह से सबसे ज्यादा खतरा ऐसे नौकरियों पर है जिसमें रचनात्मक या भावनात्मक समझ की कम जरूरत होती है। इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर, कस्टमर सपोर्ट, अनुवादक, फैक्ट्री वर्कर और यहाँ तक कि साधारण लेखन और डिजाइन का काम शामिल है। AI अब इंसानों से भी तेज और सटीक तरीके से काम करने लगा है। हालांकि डॉक्टर, शिक्षक, वैज्ञानिक और कलाकार जैसे पेशों पर अब तक कम खतरा है। अमोदई का कहना है कि दुनिया को इस बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। सरकार और कंपनीज को चाहिए कि वे लोगों की नई स्किल सिखाने में मदद करें। साथ ही AI के इस्तेमाल को नियंत्रण करने के लिए एक बड़े कानून बनाया जाए। AI को इंसानियत के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, न कि नुकसान के लिए। सिंथेटिक इंटेलिजेंस SI AI से भी आगे की तकनीक जो खुद से सोचकर बनाएगी नई दुनिया। हालांकि दुनिया की में एक नया शब्द तेजी से चर्चा में आ रहा है, सिंथेटिक इंटेलिजेंस SI। विशेषज्ञों के मुताबिक यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की अगली पीढ़ी है जो न सिर्फ डेटा एनालिसिस करेगी बल्कि खुद से सोचकर नई विचार आविष्कार तक कर सकेगी। यहाँ AI मौजूद जानकारी के आधार पर काम करता है की तरह रचनात्मकता दिखाएगा। उदाहरण के लिए यह अपनी कल्पना से नई कहानियां लिख सकेगा, नए डिजाइन बना सकेगा और फिर वैज्ञानिक समस्याओं को हल ढूंढ सकेगा। यह तकनीक का सबसे बड़ा फायदा होगा कि यह इंसानी सोच की समस्या को पार करेगा। SI चिकित्सा शोध इजाद करने, जलवायु परिवर्तन की समस्याओं का हल निकालने या फिर शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत पाठ्यक्रम बनाने में मदद करेगी। यह भी चेतावनी दे रहे हैं कि इतनी शक्तिशाली तकनीक अगर गलत हाथों में पहुंच गई तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। फेक न्यूज, साइबर हमले या फिर ऑटोनोमस वेपन जैसे खतरे पैदा हो सकते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक SI के विकास के साथ साथ इसके नियंत्रण पर भी जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस तकनीक को मानवता के फायदे के लिए ही बनाया जाना चाहिए। भारत समेत कई देश AI और SI के लिए नैतिक दिशा निर्देश बना रहे हैं। आने वाले समय में SI तकनीक इंसान और मशीन के रिश्ते को एक नई परिभाषा देगा, लेकिन इसके लिए सही प्लानिंग और कंट्रोल की जरूरत होगी। एप्पल इवेंट 2025 आईफोन 17 से लेकर वॉच सीरीज 11 तक आज होंगे बड़े ऐलान। एप्पल की वार्षिक अवेयर ड्रॉपिंग इवेंट आज यानी 9 सितंबर 2025 को होने जा रहा है। भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से शुरू होने वाले इस इवेंट में कंपनी अपनी नई आईफोन 17 सीरीज पेश करेगी, जिसमें आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स लॉन्च होने की उम्मीद है। इवेंट को एप्पल की आधिकारिक वेबसाइट एप्पल TV ऐप और यूट्यूब पर लाइव देखा जा सकेगा। RRB ग्रुप डी एग्जाम 2025 नवंबर से शुरू होंगे परीक्षाएं। एडमिट कार्ड 4 दिन पहले जारी। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने ग्रुप डी लेवल 1 भर्ती परीक्षा 2025 की तारीख घोषित कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT का आयोजन 17 नवंबर 2025 से दिसंबर 2025 के अंत तक किया जाएगा। परीक्षा शहर और तिथि की जानकारी अभ्यर्थियों को परीक्षा के 10 दिन पहले मिलेगी, जबकि एडमिट कार्ड परीक्षा के 4 दिन पहले जारी किया जाएगा। RRB ने साफ किया है कि उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक बेनिफिशियरी कराना होगा और अपने साथ आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। आयोग के अभ्यर्थियों से अपील है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट rrb.gov.in से ही अपडेट चेक करें और किसी भी तरह के बिचौलिए से बचें। पूरे देश में बारिश ने तबाही मचा रखी है। दिल्ली के यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है और कई इलाकों में पानी भर गया है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। लाखों लोग का जीवन बारिश से प्रभावित हो रहा है। आज की बात करें तो मौसम विभाग ने रविवार शाम को ही बारिश की चेतावनी दी है, जिससे हालत और बिगड़ सकती है। चलिए जानते हैं अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम। राजधानी दिल्ली और NCR में आज 9 सितंबर बारिश की संभावना बनी हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार आज करीब 50% संभावना है। दिल्ली NCR में वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि 10 सितंबर को बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। आसमान साफ रहेगा और धूप भी खिलेगी। उत्तर प्रदेश में 9 से 10 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। पश्चिम यूपी के कुछ हिस्सों में और पूर्वी यूपी के विभिन्न इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। खास तौर पर दिल्ली से सटे जिला जैसे नोएडा, गाजियाबाद और बागपत में मौसम विभाग के सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि यहाँ भी अच्छी बारिश की उम्मीद है। बिहार को लेकर पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान जारी किया है कि 14 सितंबर तक के लिए जारी पूर्वानुमान में पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि बिहार के सभी उत्तरी जिलों में बारिश हो सकती है। ऐसे मौसम में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार के सभी उत्तरी जिलों में बारिश के साथ साथ तेज हवा चल सकती है। जिले बारिश, वज्रपात और मेघा गर्जन की संभावना जताई गई है।
बिहार में ठनका का कहर लगातार जारी है। इस साल अब तक 227 लोगों की मौत दर्ज की जा चुकी है। खरीफ सीजन खत्म होने के साथ ही किसान अब रबी फसलों की तैयारी में जुट गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि खेतों में जैविक खाद का प्रयोग मिट्टी का उर्वरता बढ़ाने, फसलों को बीमारियों से बचाने का लागत घटाने में अहम है। नीम, गोबर, गौमूत्र और छाछ से बनी देसी खाद उत्पादन में 20 से 30% तक बढ़ा सकती है। अलवर जिले में लगातार हो रही बारिश किसानों के लिए आफत बन गई है। बाजरा पककर तैयार हुई बाजरे की फसल भीगकर खराब हो गई और कटी हुई बालों में दोबारा अंकुरण शुरू हो गया। इससे किसानों को भारी नुकसान झेलने को पड़ रहा है। अमेरिका के 10 बर्थ नस्ल के आधार पर वैज्ञानिक ने झारसुक सूअर की नई प्रजातियां तैयार की है। इस नस्ल की खासियत यह है कि सिर्फ 3 महीने में इसका वजन 90 किलो तक हो जाता है और पूरी तरह विकसित होने पर यह 300 किलो तक पहुंच जाता है। यह प्रजाति एक बार में औसतन 10 से ज्यादा बच्चों को जन्म देती है और किसानों के लिए बड़ा लाभकारी है। नैनीताल में प्रसिद्ध मां नंदा महोत्सव के प्रसारण के दौरान बड़ा विवाद खड़ा हो गया। स्थानीय ताल चैनल पर लाइव टेलीकास्ट के दौरान अचानक स्क्रीन पर देश के विरुद्ध स्लोगन दिखाई जाने लगी है। इस मामले ने पुलिस जांच शुरू कर दी है। चैनल संचालक मारुति शाह ने बताया कि यह घटना शनिवार को तब सामने आई जब मां नंदा सुनंदा डोले के नगर भ्रमण और विसर्जन का सीधा प्रसारण किया जा रहा था। लोगों ने उन्हें फोन तक जानकारी दी कि स्क्रीन पर आपत्तिजनक स्लोगन दिखाई जा रही है। फरीदाबाद ग्रीन फील्ड कॉलोनी में एसी फटने के बाद आग लगने के चलते दम घुटने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों का मौत हो गया है। एक कुत्ते का भी मौत हुआ है। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने विभागीय अस्पताल भेज दिया है। अगस्त में दोपहिया वाहनों की बिक्री 13,73,675 यूनिट रही, जो पिछले साल की तुलना में 2.18% ज्यादा। 3 पहिए वाहनों की बिक्री 1,03,105 यूनिट रही, जो सालाना आधार पर 2.26% कम है। पैसेंजर कारों की बिक्री में सालाना 0.93% की हल्की बढ़ोतरी हुई, लेकिन महीने दर महीने 1.63% की गिरावट दर्ज की गई है। उदयपुर में देर रात थाने से महज 150 मीटर दूरी पर चोरों ने पंजाब नेशनल बैंक की दीवारें तोड़कर चोरी की कोशिश की। इस दौरान आवाज सुनकर आसपास के लोग बाहर आकर देखने पर भागने लगे। चोरों ने बैंक साइड की दीवार पर नीचे की तरफ करीब 2 फीट का छेदा कर दिया था। घटना कोड़ाग थाना क्षेत्र का है। एक नज़र शेयर मार्केट पर। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 76.54 अंक यानी 0.09% की बढ़त के साथ 80,778 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 32.15 यानी कि 0.13% की बढ़त के साथ 24,773 के स्तर पर बंद हुआ।